सभी से आग्रह है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर में रहें और सुरक्षित रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। सरकार के द्वारा जो कुछ छूट दी गई है अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, उसका लाभ आप सब अनुचित ना उठाएं। जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से निकलें और घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। जैसा कि कल हम सब जिस टॉपिक पे चर्चा किए थे वो था नई शिक्षा नीति 1986। तो उस पे हम चर्चा किए थे और उसी क्रम में हम आगे पुनः चर्चा करते हैं उसके दूसरे भाग में। उसमें कुछ कुछ बातें रह गई थी, उसके विषय में हम सब चर्चा करेंगे। तो कल मैंने चर्चा किया था कि नई शिक्षा नीति 1986 बनाई गई थी, उसमें कब उसे लागू किया गया था, किन किन मुख्य विशेषताओं के बारे में उस पर चर्चा की गई थी और वह कब संसद से पारित किया गया और कब वह कानून के रूप में बनके तैयार हो गया। तो हम सब इसी पे आगे चर्चा करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम सब चढ़ते हैं। तो देखते उसमें मुख्य पॉइंट और ये रह गया था कि इस शिक्षा नीति में कुल 12 भाग थे। यानी जो शिक्षा नीति बनाई गई थी तो उसमें 12 भागों में उसे विभाजित किया गया था कि किन किन भागों में कैसे कैसे रणनीति बना के शिक्षा के विकास के लिए प्रयास किया जाए, क्योंकि यह एक बृहद रूप में तैयार किया गया था। पूरे राष्ट्र को देखकर पूरे राष्ट्र की शिक्षा में एक रूपता लाने की दृष्टि से उनका उद्देश्य था कि एक ऐसा शिक्षा नीति बनाया जाए जो पूरे राष्ट्र में प्रभावी ढंग से उसका प्रभाव हो, यानी लागू किया जाए, समग्र रूप से एक साथ लागू किया जाए। तो इसी उद्देश्यों को लेकर जो नई शिक्षा नीति जो बनाई गई थी उसमें कुल 12 भाग रखे गए थे। अब देखिए उस दूसरी बात क्या थी कि इसे लागू करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया था। जैसे कोई भी अगर बृहत कानून को लागू करना होता है या कोई नीति को लागू करनी होती है तो उसके लिए एक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता होती है। उसी क्रम में इस नीति को भी लागू करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। उसका क्या नाम रखा गया? POA। एक जो कार्यक्रम बनाया गया उसका नाम रखा गया POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। यानी उस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या बनाया गया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी POA बनाया गया कि जो नई शिक्षा नीति में जो बिंदु डाले गए उसे कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया। उसके लिए एक एक्शन कमेटी बनाई गई, उसका नाम रखा गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन। यानी जो प्रोग्राम उसके द्वारा चलाया गया उसे कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। तो कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कौन सा प्रोग्राम लागू किया गया, तो इसे कहा जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी उसे लागू करने के लिए। अब इस जो कार्यक्रम में जो ये कार्यक्रम लागू किया गया था, इस कार्यक्रम में 24 भाग थे। जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंतर्गत 24 भाग रखे गए थे कि कैसे कैसे विभिन्न बिंदुओं को कैसे प्रभावी ढंग से पूरे देश में उसे लागू करना हो। तो जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया था कि कैसे जो नीति बनाई गई है उसे कैसे लागू किया जाए, क्योंकि कोई भी नीति जब हमारे देश में बनाई जाती है तो उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। तो उसी को मॉनिटरिंग के लिए POA का गठन किया गया कि उसे कैसे सुदृढ़ रूप में यानी प्रभावी ढंग से पूरे देश में उसे उस नीति को लागू कराया जा सके। तो आगे इसी क्रम में हम सब चलते हैं। तो हम सब चर्चा करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति 1986 था उसमें जो मुख्य बातें क्या क्या थी। जो जैसे कि हम सब कल मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके थे, फिर देखते हैं एक हाईलाइट के मतलब एक हम उसे पुनरावृत्ति करते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु था। तो देखिए सबसे पहले क्या था उसमें कि 10+2+3 शिक्षा की संरचना, यानी पूरे जो राष्ट्र में एक शिक्षा के संरचना के ढांचागत स्ट्रक्चर यानी व्यवस्था किया जाए, ढांचा तैयार किया जाए। उसे किस स्वरूप में किया जाए? 10+2+3 के स्वरूप में। ये था इसको पूरे देश में लागू करना।
फिर दूसरी व्यवस्था थी, दूसरा क्या था मुख्य, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम हो और शिक्षण की प्रक्रिया जो सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए जो उद्देश्य बनाए गए हैं उसमें एक तरह के ढांचा का वो निर्माण हो सके। यानी कैसे व्यवस्था किया जाए, यानी पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा पद्धति को लागू करके पूरे प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके, जिससे सभी लोगों को एवं सभी लोगों के पास शिक्षा का पहुंच हो सके, सभी लोग शिक्षा को धारण कर सके। अब इसमें दूसरी मुख्य बात कही गई थी कि समावेशी शिक्षा, यानी नई शिक्षा नीति 1986 जो बनाई गई तो उसमें मुख्य बात क्या कहेगी, समावेशी शिक्षा पे जोर दिया जाए, यानी शिक्षा ऐसा समन्वित रूप में दिया जाए जो सभी जाति, धर्म, लिंग आदि के बिना भेदभाव किए हुए सभी को एक समान शिक्षा दिया जा सके। तीव्र जो साधारण बालक हो या विकलांग बालक हो या कोई भी ऐसे अन्य प्रकार के जो बालक हैं उन्हीं को एक साथ एक स्थान पे एक रूप के अनुसार शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो उस समय भी समावेशी शिक्षा पे जोर दिया गया था, यानी शिक्षा नीति में ये कहा गया था कि शिक्षा का स्वरूप समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी सबको एक साथ एक स्थान पे शिक्षा देने की व्यवस्था हो, कि कोई भेदभाव किए बिना, न जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए, न लिंग के आधार पे, न आर्थिक के आधार पे, यानी किसी भी भेदभाव को समाप्त करके शिक्षा दी जाए, ऐसा शिक्षा नीति पे विशेष रूप से कहा गया था। अब देखिए तीसरी मुख्य बातें क्या थी, कंप्यूटर शिक्षा, यानी जो सबसे जो नई बात इसमें जोड़ी गई थी नई शिक्षा नीति में, इससे पहले कभी नहीं कही गई थी, प्रथम बार इसमें बोली गई थी कंप्यूटर शिक्षा पे जोर देने की बात कही गई थी, क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, उनका मानना था कि पूरे जो दुनिया में एक ऐसी नई क्रांति का उद्भव हुआ है जो किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की गति को बहुत तीव्र कर सकता है, उसका नाम था कंप्यूटर। तो उनका महत्वाकांक्षी योजना था कि शिक्षा में कंप्यूटर को जोड़ा जाए, जिससे देश के विकास गति को बढ़ाया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि कंप्यूटर शिक्षा पे जोर दिया था। उनका कहना था कि देखिए ये जो समय चल रहा, उस समय जो नई शिक्षा नीति बनाई गई थी, जो 20वीं सदी से 21वीं सदी के दौर में जब देश आगे जाने वाला है, तो ऐसे में सूचना एवं तकनीकी के विकास में कंप्यूटर शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा पे विशेष उन्होंने बल दिया। उसके बाद उन्होंने अगली बात क्या बोली, उस शिक्षा नीति में अगली बात क्या कहा गया था कि बाल शिक्षा केंद्रित, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, यानी शिक्षा का पाठ्यक्रम और विषय वस्तु इस रूप में तैयार किया जाना चाहिए कि शिक्षा का स्वरूप कैसे हो, बाल केंद्रित हो, यानी बालक के उसके अध्ययन करने की पद्धति, उसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो और उसके विकास का स्तर इस प्रकार हो कि वह बहुत जल्दी विकास कर सके। तो ऐसी पाठ्यक्रम की व्यवस्था किया जाए जो बाल केंद्रित हो। फिर अगला इस नीति में क्या कहा गया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की चर्चा की गई थी। यानी उनका कहना था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसा हो जो सतत हो और व्यापक हो, जिससे ये पता चल सके कि जो शिक्षा दी जा रही है वो कितना कारगर साबित हो रहा है, कितना सही रूप में दी जा रही है। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए भी किया गया, संस्थान के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी लागू होगा। फिर अगली बात उन्होंने क्या किया, पौध शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कि देश में जो निरक्षर हैं उसमें साक्षरता दर में वृद्धि लाने के लिए पौध शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए, यानी उन्हें पार्ट टाइम में, यानी स्कूल समाप्ति के बाद जब वो खाली रहे, अपने नियमित जो काम करते हैं उससे अगर वो खाली हो जाते हैं तो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जो उन्होंने पौध शिक्षा के नाम दिया। फिर आगे उन्होंने क्या बताया, समानता के लिए शिक्षा। इस नीति में क्या कहा गया, समानता के लिए शिक्षा, यानी जो शिक्षा दी जाए वो समानता के लिए, यानी सभी को एक समान शिक्षा दो, यानी शैक्षिक अवसरों की समानता सभी को प्राप्त हो सके।
ऐसा ना हो कि जो शहरी क्षेत्र के लोगों को ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें अधिक अवसर ना प्राप्त हो। ऐसा ये सब बातों को दूर करते हुए एक सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर हो, इसलिए उन्होंने समानता के लिए, शिक्षा के लिए, यानी शिक्षा में समानता शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या इस जो नीति में इसमें तकनीकी एवं व्यवसायी शिक्षा पे जोर। देखिए, नई शिक्षा नीति 1986 का यह भी एक मुख्य बात था कि उस समय तकनीकी एवं व्यवसायी शिक्षा पे उन्होंने जोर दिया था। इस नीति का यह कहना था कि अगर शिक्षा में व्यवसायी और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए तो देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है, देश में जो वार्षिक आय है उसमें वृद्धि की जा सकती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है, रोजगार, क्योंकि उस समय देश की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि दर बहुत तेज हो गई थी, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी। तो उस जनसंख्या को बढ़ने के कारण बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ रही थी, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही थी। तो बेरोजगारी दर को रोकने के लिए ही शिक्षा में तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा गया। माना गया कि अगर शिक्षा में व्यवसाय रूप में दिया जाए तो उसे रोका जा सकता है। तो शिक्षा में तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया क्योंकि सभी लोगों को रोजगार मिल सके। और दूसरी बात यह कहा गया था कि शिक्षा के विषय वस्तु में यानी पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा और खेल शिक्षा को भी शामिल किया जाए। 3 मुख्य बातें कही गई थी, पर्यावरण शिक्षा, खेल शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। और शिक्षा का प्रबंध किया जाए, यानी शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाए। और इसमें एक बात और कहा गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मतलब उनका इसी समय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके। यानी प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाने की बात कही गई। तो ये सब हो गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसी को फिर आगे चल के इसमें कुछ नीतियों को संशोधित करके 1992 में यानी 1992 में फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित रूप में प्रस्तुत की गई। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि वर्तमान समय में जो एक सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2019 जो पिछले साल सरकार के द्वारा लाई गई है, तो अब ये वर्तमान समय में एक नई शिक्षा नीति आ गई है जो पिछले साल 2019 में ही मतलब सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उस पर गहन अध्ययन हो रहा है और उसे लागू 1 अप्रैल 2020 से लागू होना था, परंतु कुछ कारणों से अभी लागू नहीं किया जा सका, परंतु वह पूर्ण रूप से बनकर तैयार है और उसे लागू कर दिया जाएगा। तो हम सब अभी तक में जो शिक्षा का जो समितियां थी और जो नई शिक्षा नीति बनेगी उस पर हम सब चर्चा कर चुके। तो ऐसा समझिए कि देखिए, कोई भी देश की जो आधारभूत संरचना होती है यानी शिक्षा पे ही टिकी होती है। जिस देश में जैसा शिक्षा का व्यवस्था होगा उसके अनुरूप देश की आधारभूत संरचना भी स्थापित होती है। यानी शिक्षा के द्वारा ही देश में विकास दर में तीव्रता लाई जा सकती है, बेरोजगारी दर को भी कम किया जा सकता है और देश में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि लाई जा सकती है। यानी वर्तमान समय में शिक्षा एक विनियोग के अनुसार यानी शिक्षा एक इन्वेस्ट के रूप में देखा जाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जितना ज्यादा इन्वेस्ट करती है उसे उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। यानी शिक्षा के तकनीकी में, व्यवसायिक शिक्षा में एवं शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रबंधन करने में सरकार के द्वारा जितना व्यय किया जाता है उसका प्रतिफल ही आगे चल के सरकार को मिलता है और देश के विकास में भी वो सहायक होता है। इसीलिए वर्तमान समय में शिक्षा में अधिक से अधिक विनियोग करना चाहिए। यानी अधिक से अधिक अगर शिक्षा में व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसका लाभ ही सरकार को अवश्य ही मिलेगा। तो आपको कैसा यह टॉपिक लगा और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर इसका प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।